नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए समाचार की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री आज भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। 50 से अधिक देशों के 5000 से ज्यादा प्रतिनिधि पहुंचे। तिरुपति मंदिर में भगदड़ से 6 लोगों की मौत, करीब 27 लोग घायल। मुख्यमंत्री के निर्देश पर रात में ही पहुंचे कई मंत्री। पीएम ने भी जताया दुख। आज घायलों से मिलेंगे चंद्रबाबू नायडू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में आज महाकुंभ की तैयारियों का करेंगे निरीक्षण। 6 नए कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। अखाड़ों के पदाधिकारियों से भी होगी मुलाकात। लॉस एंजल्स के जंगल में लगी आग से तबाही, 5 लोगों की मौत, सैकड़ों घर खाक, करीब 1 लाख लोगों को निकाला गया। राष्ट्रपति बाइडेन ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। और खो खो विश्व कप के लिए टीम का ऐलान आज। 13 जनवरी से दिल्ली में शुरू होंगे मुकाबले। भारत नेपाल के बीच मैच से होगा विश्व कप का आगाज। और आइए अब इन खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। 8 से 10 जनवरी तक चलने वाला 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन बुधवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू हो गया। इस सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के 5000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम से हुई। पीएम मोदी आज इस सम्मेलन का औपचारिक तौर पर उद्घाटन करेंगे, जबकि 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसके समापन सत्र में हिस्सा लेंगी। दुनिया भर में भारत और भारतीयता का जश्न मनाने वाले प्रवासी भारतीयों का महोत्सव प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन बुधवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू हो गया। 3 दिनों तक चलने वाले 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में दुनिया भर से आए 5000 से अधिक प्रवासी भारतीयों का जमावड़ा हो रहा है। अलग अलग देश, अलग अलग पहनावा, भाषा भी अलग अलग, लेकिन पहचान सिर्फ भारत और भारतीयता। सभी भारत के रंग में रंगे हुए, देश की मिट्टी की खुशबू से अभिभूत। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम से हुई, जिसकी शुरुआत ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और युवा और खेल मामलों के मंत्री मनसुख मंडाविया ने की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले तेजी से बदलते नए भारत में सरकारों के काम करने का नजरिया बदला है। पीएम मोदी ने देश को चलता है से होगा कैसे नहीं वाला एटीट्यूड दिया है। Some time ago, an observation by a famous Indian badminton player, PV Sindhu, on why Prime Minister Modi is a youth icon. She summed it up as his attitude, which moved the nation from chalta hai to badal sakta hai to hoga kaise nahi. Indeed, it is this very spirit which has driven our achievements in recent years. इस साल सम्मेलन का विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। कार्यक्रम में रामायण, प्रौद्योगिकी और प्रवासी भारतीयों पर आधारित प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। रामायण प्रदर्शनी में बताया जाएगा कि कैसे ये महाकाव्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में पहुंचा। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और औपचारिक तौर पर इसका उद्घाटन करेंगे। वो प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो प्रवासी भारतीयों के लिए विशेष पर्यटक ट्रेन है। ये दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना होगी और 3 हफ्तों तक कई जगहों पर जाएगी। पीएम मोदी 4 प्रदर्शनियों का भी उद्घाटन करेंगे। रामायण की विरासत, प्रौद्योगिकी और विकसित भारत में प्रवासियों के योगदान, मांडवी से मस्कट तक भारतीय प्रवासियों के विकास और ओडिशा की विरासत व संस्कृति। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू सम्मेलन की मुख्य अतिथि हैं। वो वर्चुअली सम्मेलन को संबोधित करेंगी। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू कई प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान भी देंगी। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की घटना को याद करते हुए 2003 में की गई थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य प्रवासी भारतीयों के योगदान और उनकी उपलब्धियों को पहचानने,
प्रवासी भारतीयों को उनकी जड़ों से जोड़े रखने और दूरियां मिटाने के साथ भारत की वैश्विक स्थिति को भी मजबूत करने का प्रयास है। प्रवासी भारतीय दिवस का पहला दिन युवाओं पे केंद्रित था। कैसे उनके पोटेंशियल को, उनके स्किल सेट को भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनाया जा सके। गुरुवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय दिवस का फॉर्मली उद्घाटन करेंगे, उनका सेंट्रल मैसेज प्रवासियों को ये होगा कि आइए इस विकास यात्रा का हिस्सा बनिए, रियल स्टेक होल्डर्स। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। इधर आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में कल शाम अचानक भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई अन्य घायल हैं। हादसे में हताहत लोगों का इलाज तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर रामनारायण रुइया सरकारी अस्पताल में हो रहा है। ये भगदड़ मंदिर के वैकुंठ द्वार दर्शन टिकट काउंटर के पास हुई। दरअसल वैकुंठ द्वार दर्शन 10 दिन के लिए खोले गए हैं, जिसके चलते टोकन के लिए हजारों की संख्या में लोग जुट रहे थे। बताया जा रहा है कि दर्शन के लिए टोकन की लाइन में करीब 4000 लोग लगे हुए थे। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर में मची भगदड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा है कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुई भगदड़ से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द ही ठीक हो जाएं। आंध्र प्रदेश सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। और अब बात महाकुंभ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। इस दौरान वे सभी अखाड़ों के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और महाकुंभ की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री महाकुंभ से जुड़े कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। योगी आदित्यनाथ संगम नगरी में 6 नए कॉरिडोर का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद योगी वीआईपी घाट पर जल पुलिस के कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए केवल राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। 14 जनवरी को पहला शाही स्नान होगा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के शाही स्नान के साथ महाकुंभ का समापन होगा। महाकुंभ 2025 श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। महाकुंभ मेला परिसर से थोड़ी ही दूर पर टेंट सिटी भी बसाई गई है। मेले में लोगों के लिए बनाए जा रहे टेंट सिटी में कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। टेंट सिटी का जायजा लिया डीडी न्यूज के संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। 2025 को बेहद खास और यादगार बनाने के लिए मेला प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं और साथ ही साथ अलग अलग तरीके से यहाँ के स्थानीय लोग और तमाम उद्यमी भी लगे हुए हैं, जिससे श्रद्धालुओं का जो अनुभव है वो दिव्य और भव्य हो। यहाँ टेंट सिटी बसाई गई है और टेंट सिटी में अलग अलग तरह के कॉटेज हैं जहाँ पर लोग रुकने का आनंद उठा सकते हैं। हम दिखाते हैं आपको अंदर चलकर कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। इस टेंट सिटी में आप जो तमाम आधुनिक सुख सुविधाएं हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। जो बड़े बड़े होटलों में होती हैं वो सुविधाएं आपको यहाँ पर टेंट सिटी में मिलेंगी। तो इस तरह की कई टेंट सिटी बसाई गई हैं जहां पर रुकने का आनंद उठाया जा सकता है। तो हम इस बार देख रहे हैं महाकुंभ मेला में तमाम खास चीजें हैं। मेला प्रशासन ने कुछ ऐसे इंतजाम किए हैं जो पहली बार है और इस तरह से जो टेंट सिटी का कल्चर हम देख रहे हैं। आप कच्छ जाएं, वहां पर टेंट सिटी देखेंगे। आप गुजरात के तमाम बड़े पर्यटन स्थलों पर जाएं, चाहे वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हो या कच्छ हो, वहां पर उस तरह की टेंट सिटी अब आप प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान देख सकते हैं। अलग अलग तरह की अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पर टेंट सिटी बसाई जा रही है। तो अगर आप महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज आ रहे हैं तो आपके पास तमाम विकल्प मौजूद है यहाँ पर रुकने के और यहाँ घूमने फिरने के। तो इस तरह के तमाम इंतजाम किए गए हैं, उसमें से टेंट सिटी भी है जो बेहद खास है। कैमरामैन पूर्ण कुछ शर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। और अब बात अयोध्या की।
अगर आप अयोध्या आने की सोच रहे हैं तो भगवान श्री राम के मंदिर से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर आपको मिलेगा अरुंधति कॉम्प्लेक्स। उत्तर प्रदेश सरकार और निजी क्षेत्र के द्वारा सहयोग से चलाई जा रही इस संस्था में आपको सिर्फ 700 रुपए में ठहरने की 5 स्टार सुविधा मिलेगी। दरअसल प्रतिष्ठा द्वादशी और महाकुंभ के पर्व का असर अयोध्या के स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। देखिए संवाददाता अजय मिश्र की ये रिपोर्ट। प्रतिष्ठा द्वादशी के शुभ अवसर पर इस वक्त हम आ चुके हैं श्री राम जन्मभूमि से बिल्कुल नज़दीक ही एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, अरुंधति कॉम्प्लेक्स जिसे कहा जाता है। और 17 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। करीब 1 साल होने को आए हैं और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बनाया गया एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्प्लेक्स है। डॉक्टर रश्मि इस वक्त मेरे साथ हैं यहाँ की सुविधाओं के बारे में बताने के लिए। डॉक्टर रश्मि, थोड़ा सा हमें समझाइए। जय श्री राम। तो ये पहला सवाल ये कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे लोग इसका फायदा उठाते हैं? सभी दर्शनार्थियों के लिए जो डॉर्मेटरी फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड कराई गई है, जिसका बहुत ही अफोर्डेबल रेट है, 672 पर पर्सन की कॉस्टिंग पे हमने बहुत ही अच्छी सुविधा प्रोवाइड करी है। हमारे पास यहाँ पे 10 डॉर्मेटरीज हैं, जिसमें 314 हमारे पास टोटल बेड्स हैं। एंड यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट, LED सॉकेट, बेड बॉक्स, लॉकर जिसमें हमने फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है। सभी के लिए बहुत कंफर्टेबल स्टे यहाँ रहता है। प्लस साथ ही साथ 3rd फ्लोर पे हमारे पास रेस्टोरेंट फैसिलिटी है, जिसमें प्योर वेजिटेरियन मील्स आपको मिलेंगी। डॉक्टर रश्मि, जिस तरह से आपने कहा कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स है जो अपने आप में एक कहानी है, जब राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तो यहाँ की जो प्रतिष्ठान थे या जो दुकानें थीं जिनको डिस्प्लेस किया गया, तो कितनी दुकानें हैं यहाँ पर जो उन लोगों को मिली हैं जिनको डिस्प्लेसमेंट का सामना करना पड़ा? हमारे पास यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में लगभग 160 शॉप्स हैं जो कि मुआवजे के तौर पे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई हैं उनको। डॉक्टर रश्मि, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा डॉर्मेटरी एक बार हमारे दर्शकों को दिखा भी दें, जिससे कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने ग्रुप के साथ, वो उन फैसिलिटीज के बारे में जाने जो सरकार की तरफ से भले ही आप प्रबंधन कर रही हैं इसका, पर ये गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, तो इस तरह की फैसिलिटीज थोड़ा सा बताएं प्लीज। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमने बंक बेड्स का यहाँ पे अरेंजमेंट दिया है। इसमें चार्जिंग पॉइंट, LED आपको लाइट मिल रही है, ड्यूवेट मिल रहा है। बेड बॉक्स में यहाँ लॉकर्स फैसिलिटी है कि आप अपना सामान यहाँ प्लेस कर सकते हैं इजीली। फीमेल्स के लिए स्पेशली एक सेपरेट डॉर्मेटरी दी है जिसमें सिर्फ फीमेल्स रह सकती हैं। प्लस यहाँ पे हमने चेंजिंग रूम दिया है। यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ आप फूड एंड बेवरेजेस की भी सुविधाएं हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स है? और 1 साल बाद अगर हम आपसे समझना चाहें तो आप किस तरह से इस फैसिलिटी को देखना चाहेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया गया? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है सर। यहाँ पे देखिए सभी को एम्प्लॉयमेंट मिली है, सबसे पहली बात। देन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का यहाँ पे टूरिज्म जो बढ़ा है, टूरिज्म से ही काफ़ी चीज़ें यहाँ के लोगों को मिली हैं। अगर आप आना चाह रहे हैं अयोध्या में इस विशेष पर्व पर, तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और वर्ल्ड क्लास सुविधा जिसे आप कह सकते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के साथ जो प्रोफेशनल्स हैं वो इस तरह की फैसिलिटी आपको दे रहे हैं। तो बिना किसी दिक्कत के आप बिल्कुल राम जन्मभूमि के पास आकर के सुबह 12 बजे का मेरे ख्याल से चेक इन टाइम है और पूरे 24 घंटे के लिए सिर्फ 700-800 रुपये में GST के साथ आपको ये सुविधा मिलती है। फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। कैमरामैन शिव सुमन के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, श्री अयोध्या धाम। गणतंत्र दिवस शिविर में हिस्सा लेने वाले NCC कैडेट्स ने नई दिल्ली में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह के निवास यानी एयर हाउस का दौरा किया। देश भर से आए ये NCC कैडेट्स वायुसेना प्रमुख के निवास पहुंचकर काफी उत्साहित नजर आए। इस कैडेट से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। NCC के रिपब्लिक डे कैंप से कैडेटों को एयर हाउस आने का मौका मिला। कुछ कैडेट हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, जितना मैंने सोचा नहीं था। IDC मुझे इतना एक्सपोजर मिला है, NCC ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे ये लगी कि इतने जाने माने ऑफिसर्स हैं, हमारे एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर हैं, उनसे मिलने का हमें मौका मिला, तो हम बहुत खुश हैं। We have attended 8 camps from our directorate to be here, to be a part of this prestigious camp. So we learned a lot of things, like how to perform yourself in front of everyone. It's really a blessed feeling to stand in the air house, meet the air dignitaries and the highest officer rank. It has been a rigorous journey to be a part of RDC camp, and I'm really enjoying here a lot. The Republic Day camp being the most prestigious camp in NCC, so it's almost a dream of every NCC cadet to be a part of this RDC camp. Seeing my seniors excelling in this event, it's also my dream to be a part of this Odisha contingent.
आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड। इस कैंप ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, इतना कुछ जो हम शायद कभी नहीं सीख सकते थे। कैंप ने हमें एक्सपोजर दिया, हम हर रोज़ ऑफिसर से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। मैं एज अ बेस्ट कैडेट ओडिशा निदेशालय को रिप्रेजेंट करते हुए बहुत गर्व महसूस करती हूँ। भविष्य में क्या बनना चाहेंगे? सर मेरा एम है, फ्यूचर एम है कि मैं एयरफोर्स ऑफिसर एज अ एयरफोर्स ऑफिसर आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करूँ। यहाँ पे रहकर जितना एक्सपोजर मैंने लिया है और साथ ही मैंने जो वायु सैनिक कैंप बेंगलोर में इस साल ही किया है, वो काफ़ी एयरफोर्स और उसके रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उससे हमें अवगत कराता है। भारतीय वायुसेना प्रमुख के घर आकर यहाँ पे रिसेप्शन जो एनसीसी कैडेट्स का है उसमें शामिल होने का मौका मिला। मैं यहाँ से काफ़ी कुछ सीख कर जाऊँगा। यहाँ पे सभी हम लोग तो एयर जैसा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। JW चाहे जो भी निदेशालय के हों, और RDC के दौरान मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। जैसे कि अगर मुझे कहीं भी अकेले भेज दिया जाए एज JW, मैं सेल्फ डिपेंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर से बात करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं बड़े होकर एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहूँगी, फ्लाइंग ऑफिसर। तो कैडेटों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं और ख़ास तौर पर रिपब्लिक डे कैंप में आकर तो इनका उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और एयर चीफ से मिलने के बाद इनका मनोबल बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया है। कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, दिल्ली। और इधर राजस्थान के जैसलमेर के धौरों में ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान निकल रहे पानी के सैलाब की चर्चा अभी खत्म नहीं हुई थी कि अब जोधपुर के एक गांव में पुराने बोरवेल को दोबारा खोलने से गैस निकल रही है और तीली लगाने पर LPG गैस के चूल्हे की तरह आग भी जल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। आग उगल रही राजस्थान की धरती, पानी के फव्वारे के बाद अब आग उगल रही राजस्थान की धरती। जोधपुर के बोरवेल से निकलने लगी रहस्यमयी गैस। गैस की गंध और आग पकड़ने की घटना पूरे इलाके में चर्चा का केंद्र। अब तक आपने बोरवेल से पानी निकलने की बात ही सुनी होगी, लेकिन राजस्थान के जोधपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। जोधपुर जिले की बावड़ी तहसील के तालों का बेरा में एक बोरवेल से आग निकल रही है। इस अनोखी घटना से गांव के लोग हैरान हैं। 15 साल पुराना बोरवेल काफी समय से बंद था। यहां लोगों को गैस की गंध आई। गैस की गंध आने पर माचिस की तीली लगाकर देखी गई तो तुरंत ही आग धधक कर जल गई। इसके बाद इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि क्या पश्चिमी राजस्थान में गैस का भंडार है। दोनों घटनाक्रम के पीछे ये एक मैसेज हमको मिल रहा है कि हमारे धरती के नीचे राजस्थान में बहुत सारे गैस के रिजर्वायर उपस्थित हैं। बोरवेल से निकलने वाली गैस पर जब माचिस से आग लगाई गई तो यह आग में नीला कलर दिखाई दिया। इसका कारण बताते हुए विशेषज्ञ ने बताया कि गैस ब्लू कलर की है, जो कि सीधा साधा इशारा है कि इसमें मेथेन प्रचुर मात्रा में है। हमें लौ दिख रही है, उसका कलर ब्लू कलर का है। ये सीधा सीधा एक इशारा है कि इसके अंदर मीथेन प्रचुर मात्रा में 25% करीबन मीथेन गैस की एग्जिस्टेंस के कुछ रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। पहले जैसलमेर की बोरवेल से पानी निकालने की घटना हुई जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। अब जोधपुर के बोरवेल में गैस निकल रही है। इस पर प्रोफेसर अनिल व्यास ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में सरस्वती नदी बहा करती थी। यह विचारणीय है कि यह वाकई सरस्वती नदी है या कुछ और है, उस पर स्टडी करने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन भी इस मामले की जांच कर रहा है। फिलहाल ट्यूबवेल को बंद करवा दिया गया है। ये बावड़ी के पास में एक पुराना बोरवेल खुदा हुआ था, वो 25 सालों से बंद था। अभी उसको जब डीपन कराने की कार्रवाई की थी जब कास्टकांड ने, तो सडनली उसके अंदर से जो आपकी ज्वलनशील गैस होती है वो निकलने की बात सामने आई। उसको बोरवेल को बंद करा दिया गया है। राजस्थान में बोरवेल से आग निकलने का यह पहला मामला नहीं है। बता दें कि इससे पहले जोधपुर के बावड़ी उपखंड में बोरवेल से गैस निकलने का मामला सामने आया था। अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटती है, उसके पश्चिमी क्षेत्र में जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और बाड़मेर, सांचौर 3 बेसिन है। विशेषज्ञों की माने तो यहाँ पर गैसों का भंडार होने की प्रबल संभावना है। सुमित देवड़ा, DD न्यूज, जोधपुर।
और इधर बिहार में वक्फ बोर्ड का एक नया कारनामा सामने आया है। वक्फ बोर्ड ने मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर को नैवेद्यम प्रसाद की बिक्री के लिए नगर निगम द्वारा दी गई जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है। हालांकि मामला पटना हाईकोर्ट में पहुंच गया है। देखिए ये रिपोर्ट। मंदिर की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा। बिहार में वक्फ बोर्ड ने एक और जमीन पर ठोका दावा। नैवेद्यम प्रसाद वितरण की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे से हड़कंप। गरीबनाथ मंदिर को मिली जमीन पर वक्फ बोर्ड ने ठोका दावा। वक्फ बोर्ड ने संपत्ति का मंदिर ट्रस्ट के उपयोग करने के आदेश पर जताई आपत्ति। अभी हाल ही में पटना के फतुहा में एक मामला सामने आया था और वक्फ बोर्ड ने एक गांव पर अपना दावा ठोक दिया था। अब वक्फ बोर्ड का नया कारनामा सामने आया है। सोगरा वक्फ बोर्ड ने मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर के नैवेद्यम प्रसाद की बिक्री के लिए नगर निगम को दी गई जमीन पर दावा ठोक दिया है। बाबा गरीबनाथ मंदिर के बगल की जमीन होने के कारण एक लंबे वक्त से इस प्लॉट का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के लिए होता रहा है। साल 2022 में तत्कालीन नगर आयुक्त ने 270 वर्ग फुट जमीन को श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति को प्रयोग करने के लिए आधिकारिक रूप से दे दिया था। 2022 में जो तत्कालीन नगर आयुक्त सर थे उनके द्वारा उस जमीन को श्रावणी मेला के समय भीड़भाड़ को देखते हुए अस्थायी रूप से वो जगह दिया गया था कि ताकि वहाँ पे प्रसाद का वितरण किया जा सके। तो उसको लेकर के यहाँ की जो समिति थी उनके द्वारा वक्फ बोर्ड में कंप्लेन की गई, तो वहाँ से आया था और ये मामला भी हाई कोर्ट में है। मुजफ्फरपुर में वक्फ बोर्ड के केयरटेकर मोहम्मद इम्तियाज अहमद ने दावा किया है कि उनके पूर्वजों का इस जमीन पर करीब 200 सालों से कब्जा है। वक्त के साथ कई चीजें जमींदोज हो गईं। पहले यहाँ सामाजिक कार्य होते थे। एक जमीन पड़ती पड़ी हुई है जो आज के डेट में भी पड़ती ही है, जो इमामबाड़ा की जमीन कभी हुआ करती थी। मामला कोर्ट में है। गरीबनाथ मंदिर से सटे जमीन का मामला अभी पटना हाई कोर्ट में है। वक्फ बोर्ड ने आपत्ति दर्ज करते हुए मामला दर्ज कराया है। इस मामले में पिछली सुनवाई 13 दिसंबर 2024 को हुई थी। कोर्ट ने सरकार को पक्ष रखने के लिए 28 जनवरी 2025 तक का वक्त दिया है। करीब 200 सालों से मंदिर से सटे इस जमीन का इस्तेमाल गरीबनाथ मंदिर के द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड का जो दावा है वो बेबुनियाद है। मुजफ्फरपुर में लंबे समय से दोनों धर्मों के लोग रहते आ रहे हैं। ऐसे जबरदस्ती के दावों से शहर के सौहार्द पर भी असर पड़ता है। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और इधर रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्टील की मांग कैलेंडर वर्ष 2025 में 8 से 9% बढ़ने का अनुमान है। इसकी वजह हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, पैकेजिंग और अन्य सेगमेंट्स में स्टील की मांग का बढ़ना बताया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के उलट वैश्विक स्तर पर स्टील की मांग में इस साल धीमापन देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भारत में स्टील की मांग बढ़कर 11% और ब्राजील में 5.6% हो जाने का अनुमान है। वहीं ग्लोबल स्तर पर स्टील की मांग में करीब 1% की गिरावट आने का अनुमान है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में सभी प्रमुख निर्यातकों से तैयार स्टील के आयात में काफी वृद्धि हुई है। इधर दूरसंचार विभाग द्वारा 5G RAN के उपकरणों के विकास के लिए AI Touch LLP को फंडिंग देने की घोषणा की गई है। इस प्रोजेक्ट से AI Touch LLP 5G नेटवर्क के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को अपग्रेड करने में सहायता मिलेगी। इन हिस्सों को RIC, SMO और NWDAF कहते हैं। ये 5G नेटवर्क के दिमाग की तरह होते हैं। AI टच इन हिस्सों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जोड़कर और भी स्मार्ट बनाएगा। ये प्रोजेक्ट भारत में ही विकसित की गई तकनीक पर आधारित होगा। इसका उद्देश्य स्वदेशी 5G इकोसिस्टम के विकास में योगदान देना और भविष्य की प्रगति के लिए आधार तैयार करना है। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।